मेरा नाम सोनम है। मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैं एक बहुत ही बड़े परिवार से हूँ। मेरे पापा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और उनका एक दोस्त है मनोहर, जो कि पापा की कंपनी में पार्टनर भी हैं, जिनको मैं चाचा कहती हूँ। वो कनाडा में रहते हैं और वहीं से हमारा बिजनेस संभालते हैं। वह बिजनेस के सिलसिले में ही भारत आते हैं। इस बार कई सालों बाद वो भारत आए थे, तो वह पापा को सरप्राइज देना चाहते थे, तो वो पापा को बिना बताए ही भारत आ गए। बेंगलुरु में अपनी मीटिंग खत्म करके चाचा सीधे दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे और हवाई अड्डे से टैक्सी लेकर वहां से वह हमारे घर गाजियाबाद आ गए। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही मेरे सगे चाचा की बेटी की शादी में नोएडा गए हुए थे। डोरबेल बजती है, छोटा भाई जाकर दरवाजा खोलता है, चाचा को नमस्ते करके अंदर ले आता है। मेरा डांस कंपटीशन था, इसलिए मैं और छोटा भाई घर पर ही रुक गए और हमें अकेला देखकर हमारी दादी भी घर पर ही रुक गई। दादी से मिलने के बाद चाचा ने जब पूछा कि दामोदर कहाँ है, तो दादी ने बताया कि दामोदर और बहू दोनों शादी में नोएडा गए हैं। अभी दादी और चाचा बात ही कर रहे थे कि मैं उनकी आवाज सुनकर बाहर वाले कमरे में आ गई और चाचा को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत जाकर चाचा से लिपट गई। चाचा मेरे लिए कनाडा से एक बहुत ही सुंदर और बड़ी सी डॉल लाए थे, जिसे देखकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हो उठी। और मेरे छोटे भाई अनिकेत के लिए सोनी का एक वीडियो गेम लाए थे। मैंने उन्हें उनका कमरा दिखाया और फ्रेश होने के बाद उन्हें चाय नाश्ता वगैरह कराया। बातों ही बातों में समय कैसे बीत गया कि कुछ पता ही नहीं चला। मेरी दादी उन्हें बचपन से जानती थी, क्योंकि वह मेरे पापा के पुराने दोस्त थे। अभी किचन में खाना बन ही रहा था कि उन्होंने भिस्की की फरमाइश कर दी। हालांकि मुझे भी पता था कि उन्हें भिस्की बहुत पसंद है और मेरे घर पर पापा की भिस्की अधिकतर रहती ही थी, तो मैंने उन्हें भिस्की सर्व कर दी। चाचा भिस्की पीने बैठे तो मेरे सर पर हाथ रखकर बोले कि तू कितनी बड़ी हो गई है सोनम। इतना सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग बातें करिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तभी चाचा ने पैक पीते हुए कहा, अरे सोनम, तू तो बड़ी हो ही गई है और ऊपर से नीचे तक तेरी हर चीज भी। चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं एकदम से चौंक गई और धीरे धीरे मुझे कुछ होने सा लगा था, क्योंकि वो 20 से 21 की उम्र कुछ होती ही ऐसी है। मैं एकदम शर्मा गई और आपके लिए सलाद लेकर आती हूँ कहकर किचन में चली गई। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और किचन से निकलते वक्त बाहर लगे शीशे में खुद को देखकर मैं शर्माने लगी। तभी कमरे से चाचा की आवाज आई, अरे सोनम, सलाद नहीं मिला क्या? मैं दौड़कर कमरे में गई और सलाद की प्लेट उनके सामने रख दी। प्लेट मेज पर रखते समय चाचा की नजरें मेरे तरफ ही थीं। मैं उनसे नजरें चुराते हुए प्लेट रखकर तुरंत सामने सोफे पर बैठ गई। तभी दादी बोली कि मैं मालती को खाना लगाने को बोल रही हूँ, जिसे खाना हो आ जाए। भाई, मैं तो खाकर सोने जा रही हूँ, तुम लोग पहले खा लो फिर बातें करना। इतना सुनते ही मैंने दादी से कहा कि दादी, मैं अभी रुककर खाऊंगी। तो मेरे पीछे पीछे चाचा ने भी बाद में खाने की हामी भर दी। चाचा शराब पीते पीते मेरी ओर ही देख रहे थे और न चाहते हुए भी मेरी नजर उनकी चोर नजरों से जाकर टकरा जा रही थी। कुछ पेग लगाने के बाद चाचा ने मुझे विस्की ऑफर कर दी और बोले, अरे सोनम, शराब पीने का मजा अकेले नहीं आता है, तुम मेरा साथ नहीं दोगी क्या जी? तो मैंने आश्चर्य भरी आवाज में बोला, अरे नहीं चाचा, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। तो इस पर वो अपनी मादक आवाज में बोले, तो क्या पीती हो जी? तभी दादी ने आवाज लगाई कि सोनम बेटा, मैंने खाना खा लिया है, सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी खा लेना। मैंने दादी को ओके बोला तो वो सोने चली गई। चाचा एक ग्लास में फ्रेश पेग बनाकर मेरी ओर बढ़ाने लगे और अपनी जगह से उठकर मेरे बगल में आकर बैठ गए और बोले, लो न सोनम, एक पेग में क्या हो जाएगा, कम ऑन, अब तुम जवान हो चुकी हो, अपने प्यारे चाचा की इतनी सी बात नहीं मानोगी क्या? उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ते हुए कहा। उनका हाथ अपने जिस्म पर लगते ही मैं एकदम से सिहर उठी और लाख मना करने के बावजूद भी मैंने पेग हाथ में लेकर मुंह से पीने लगी और एक बार में ही सारा खत्म कर दिया। उन्होंने सलाद की प्लेट मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, कैसा लगा सोनम? बेवजह ही तुम डर रही थी, बताओ कुछ हुआ क्या? नहीं ना? मैंने सर झुकाकर उनकी बातों में धीरे से अपनी सहमति जताई। तो इस बार उन्होंने फिर से 2 पेग बना लिए और अब की वो मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर अपने हाथों से मुझे पेग पिलाने लगे। मैंने स्लीवलेस टॉप पहन रखा था, तो उनके शरीर का स्पर्श मैं साफ महसूस कर रही थी और जब वो मेरे ओठों तक पेग लेकर आ रहे थे तो उनकी गर्म सांसों से मैं और उत्तेजित होती जा रही थी। कई बार मना करने के बाद भी उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह में पेग डाल दिया। इस बार का पेग काफी कड़वा था। साफ पता चल रहा था कि इस बार चाचा ने हार्ड पेग बना दिया है। मैंने जल्दी जल्दी तुरंत ही मसालेदार सब्जी मुंह में डाल लिए। अब मुझे धीरे धीरे नशा होने लगा था। मैं हंस हंस के चाचा से बात करने लगी थी।
और मुझे नशे में देखकर उन्होंने अपना पेट भी मुझे पिला दिया। जब मैं पूरी तरह से नशे में हो गई तो वो मेरे घने रेशमी बालों को खोलकर उन्हें सहलाने लगे और दूसरे हाथ से मेरी बदन छूने लगे। मैं और भी ज्यादा उत्तेजित होने लगी। मैं नशे में तो थी पर मुझे उनकी हरकत साफ पता चल रही थी और इससे पहले की बात कुछ ज्यादा बिगड़ती, मैं झटके से उठी और कही, चलिए अब खाना खाते हैं। कहकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई तो वो भी मेरे पीछे पीछे आके चेयर पर बैठ गए। मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना खाया और चाचा के उठने से पहले ही अपने कमरे में जाकर लाइट बंद करके लेट गई। मैं काफी देर से सोने की कोशिश कर रही थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार चाचा की हरकतें याद आ रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और लाइट जल जाती है। चाचा मेरे बिस्तर के पास आकर मेरी चादर खींचते हुए कहते हैं कि उठ जाओ सोनम, मैं जानता हूँ तुम्हें नींद नहीं आ रही है। उनकी आवाज सुनकर मैं सोने का नाटक करने लगी। डर के मारे अंदर ही अंदर मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे चाचा की हरकतों में हवस साफ दिख रही थी। छोटा भाई दूसरे कमरे में सो रहा था और दादी भी गहरी नींद में थी। मैं भी नशे में थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं दादी को अपनी मदद के लिए बुलाती हूँ और अगर वो मुझे नशे में देख लेंगी तो मेरी तो खैर नहीं, और अगर ये नशे वाली बात मेरे पापा को पता चली तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं एक अजीब सी दुविधा में थी। इतना ज्यादा डर में होने की वजह से मेरा नशा लगभग खत्म हो गया था। मैंने अपनी चादर को जोर से पकड़ रखा था और डर से अपनी आंखें मूंद रखी थी। मैंने अपने होठों को अपने दांतों से इतनी तेज दबा रखा था कि मेरे होंठ कट गए थे। तभी चाचा ने उठो सोनम उठो कहते हुए मेरी चादर जोर से खींच के मुझसे अलग कर दी। चादर हटने के बाद मैंने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर अपने पैरों को जोर से सिकोड़ लिया। अब मुझे बिना चादर के देखकर चाचा और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए और उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। वो धीरे से, हाय सोनम कितनी खूबसूरत हो तुम, कहते हुए मेरे बगल में सटकर लेट गए और अपने मजबूत बाजुओं में मुझे भरकर पीछे से मेरी पीठ चूमने लगे। मैं रोने लगी थी। मेरी सुगबुगाहट सुनकर वो मेरे गाल पकड़ने की कोशिश करने लगे पर मैंने जोर से अपना चेहरा तकिए में दबा रखा था। जब उन्हें मेरा चेहरा नहीं मिला तो वो बैठकर मेरे पैरों को अपने हाथ से दबाने लगे और धीरे से मेरे पैजामे में हाथ डालकर उसे उतारने की कोशिश करने लगे। मैंने अपने पैरों को और जोर से सिकोड़ लिया और जोर जोर से रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, चाचा छोड़ दो मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। पर उन पर तो जैसे आज हवस का भूत सवार था। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि आज वो मुझे चबा ही जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, साली अब तू जवान हो गई है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह दादी यहाँ आ जाती तो मुझे बचा लेती, पर दरवाजा बंद होने की वजह से आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मैं खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। तभी न जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैंने जोर से अपने दोनों पैरों को झटका और पैरों के ठीक पीछे बैठे चाचा को दे मारा। नशे में होने के कारण वो हल्का सा धक्का उन्हें जोर का लगा, जिसकी वजह से चाचा सर के बल बेड से नीचे गिर गए और गिरते वक्त उनका सर बेड के पीछे रखे एक स्टूल से जा टकराया और वो बेहोश हो गए। मैं उन्हें देखे बिना ही तुरंत दरवाजा खोलकर दादी दादी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मेरी चीख सुनकर दादी तुरंत उठ गई और मुझे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उन्हें लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है, पर मेरी हालत देखकर, मेरे बिखरे हुए बाल और रोने से सुजी हुई आंखें देखकर वो घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बोलो। तो मैंने एक वाक्य में उन्हें सब बता डाला। मैंने कहा कि दादी मुझे बचा लो, चाचा मेरा रेप कर रहे हैं। और इतना कहते ही मैं खुद को उनके सीने में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। दादी एकदम हैरानी से मुझे कसके पकड़कर, कहाँ है वो नीच, कहते हुए उठ खड़ी हुई और मेरे कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही हमने देखा कि एक गाढ़े खून की धारा बेड के नीचे से बहकर दरवाजे की तरफ आ रही है, जिसे देखकर मैं जोर से चिल्ला उठी। दादी ने मुझे चुप कराने की कोशिश की, पर मैं चिल्लाए जा रही थी कि मैंने नहीं मारा है, इन्हें मैंने नहीं मारा। दादी ने बिना समय गवाए झट से एम्बुलेंस को बुलाया और चाचा को हॉस्पिटल पहुंचाया और साथ ही साथ फोन करके मम्मी पापा को भी जल्दी हॉस्पिटल आने को बोला। कुछ ही घंटों में मम्मी पापा भी घबराए हुए हॉस्पिटल पहुँचे और मुझे सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने हैरत से दादी से पूछा कि कौन एडमिट है माँ, इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? तो दादी बोली कि रुके रहो, सब बताती हूँ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आता है और दादी से कहता है कि अब डरने की बात नहीं है, मनोहर अब खतरे से बाहर है। मनोहर का नाम सुनते ही पापा घबराकर अंदर जाते हैं और अपने दोस्त को इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल गूंजने लगते हैं
कि ये इंडिया कब आया, घर कब आया, चोट कैसे लगी, वगैरह वगैरह। तभी पीछे से दादी पापा को आवाज लगाती हैं कि परेशान मत हो दामोदर, घर चल सब बताती हूँ। सुबह हो चुकी थी। हम लोग मनोहर चाचा को डिस्चार्ज करा के घर ले आए। उनका सारा नशा अब उतर चुका था, इसलिए वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। पापा उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आपको चोट कैसे लगी, पर वो कुछ नहीं बता रहे थे। पापा ने दादी से पूछा तो दादी ने चिल्लाते हुए कहा कि इसी नीच से पूछो कि इसे चोट कैसे लगी। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पापा को कुछ कुछ शक होने लगा। उन्होंने दादी को डांटते हुए पूछा कि साफ साफ क्यों नहीं बताती हो आप। तो दादी ने भी झुंझलाते हुए बोल दिया कि ये नीच तुम्हारी बेटी का रेप कर रहा था। दादी के मुंह से ये सुनकर मम्मी वहीं सोफे पर गिर गईं और फटी आंखों से पापा मनोहर चाचा की ओर देखने लगे। चाचा तुरंत ही मुकर गए, बोले नहीं यार तेरी माँ झूठ बोल रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना सुनते ही दादी दौड़ के कंप्यूटर के पास गई और मेरे कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। उसमें साफ दिख रहा था कि चाचा किस तरह से मुझसे जबरदस्ती कर रहे थे। पापा ने रिकॉर्डिंग देखते ही चाचा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और इससे पहले कि चाचा अपनी सफाई में कुछ कहते, उन्हें फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। पापा गुस्से में अपनी कार की तरफ भागे और कार से अपनी पिस्तौल लाकर चाचा के ऊपर तान दी। ये देखकर मम्मी और दादी उन्हें पकड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से पापा काबू में आए, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे नहीं मारूंगा पर इसे जेल भेजूंगा। तभी मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि चाचा को जेल न भेजें, नहीं तो पिंकी की जिंदगी खराब हो जाएगी। पिंकी मनोहर चाचा की बेटी थी, वो भी मेरे ही बराबर थी, पर उसकी माँ नहीं थी। चाचा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरे कई बार कहने पर पापा ने मेरी बात मान ली और उसी दिन पापा ने उन्हें अपनी पार्टनरशिप से हटा दिया और उनके हिस्से के 25 लाख रुपए उन्हें देकर उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया। अब मनोहर चाचा का हमारे यहाँ से रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता, पर उस दिन की घटना से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। अब मैं घर पर अकेले रहने से बहुत डरती हूँ। हमें कभी भी अपने परिवार के अलावा किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि ऑफिस की दोस्ती ऑफिस तक ही रहे। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए